है प्रॉब्लम नंबर 16 जे एडवांस मैथमेटिक्स 2024 का मैचिंग टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी 15 क्वेश्चन आई हैव डिस्कस सो फार। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन बताए थे कि ऑप्शन के थ्रू अगर आप सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। तो पहले ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं, उसके बाद अपने और ऑप्शन के थ्रू डायरेक्टली हो सकता है कि सोल्व भी हो जाए ना भी हो गए, तो क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ना पड़ता है और नहीं भी पढ़ना पड़ता है, डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरह से बनाए गए हैं। अगर आप क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद एटलीस्ट रिड्यूस हो जाता है ऑप्शन पढ़ने के साथ। तो यहाँ पर क्या है, पी के लिए अपने पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है, क्यू के लिए भी 5 ऑप्शन, आर के लिए भी 5 ऑप्शन। तो अपने पास जो ऑप्शन दिए करेक्ट ऑप्शन कौन हो सकते हैं उस करेक्ट ऑप्शन को चेक करते हैं और रिड्यूस करते हैं कि और रिड्यूस करेंगे ऑप्शन को, इस ऑप्शन को सोल्व करके डायरेक्टली अपने आंसर आ जाए। तो क्वेश्चन जब देखिएगा तो पी के लिए जब चेक कीजिएगा तो पी के लिए कौन सा ऑप्शन है, 3 है, पी के लिए 5 है, पी के लिए 3 है, पी के लिए 5 है। दैट मीन्स यहाँ पर पी के लिए 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। अब 3 और 5 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, या तो पी के लिए 3 हो जाए या पी के लिए 5 आ जाए, यही दो पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स गामा इक्वल्स या तो 1 हो जाए, गामा इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/3। आगे देखते हैं। तो इसमें भी कुछ बोल नहीं सकते कि 3 होगा 5 होगा, कुछ पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि 3 ऑप्शन इतने सीधे से बनाए गए एग्जामिनर है, तो कुछ ना कुछ तो है, या तो डायरेक्टली पी इक्वल टू 3 हो जाए, कन्फर्म बता रहा है। क्योंकि इतना मेहनत करके कौन बनाएगा इतना, लेकिन आगे भी देखते समझ में आएगा क्या होने वाला। फिर क्यों देखें, क्यू के लिए भी देखिए 3 ऑप्शन बनाए 4, और क्यू के लिए क्या 4 हो सकता है चाहे 1 हो सकता है। दैट मीन्स क्यू के लिए पॉसिबल जो होगा 1 हो सकता है या 4 हो सकता है। आ रहा समझ, पॉसिबल एन कैप है। एन कैप अगर आप ऐसे देखिएगा तो एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, और नॉर्मल वेक्टर लिखा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो एन के लिए 1 कभी पॉसिबल हो सकता है। आप सिंपल सोचिए ना, पॉसिबल चॉइस फॉर एन वेक्टर। अब पॉसिबल चॉइस एन वेक्टर कैसे लीजिए बताइए, एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर बोला है, और एन वेक्टर नॉर्मल के लिए पॉसिबल एन वेक्टर है, ये तो कभी संभव ही नहीं है, एकदम कभी संभव नहीं है। और डायरेक्टली आप कंप्लीटली से रिजेक्ट कर सकते हैं, क्यों का हमेशा 4 ही होगा, ये कन्फर्म होता है, इसलिए इतने शिद्दत से बनाया जाता है इसको ऑप्शंस को। तो इसके लिए अब ये सर ऐसा क्यों, तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो लेकिन ये यूनिट एन वेक्टर क्या है, एन कैप क्या यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो कभी ये संभव नहीं, जब भी होगा तो 4 ही होगा। फिर आर के लिए देखें, जब ऑप्शंस देखिएगा तो आर के लिए तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, तो दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तो कन्फर्म है। आर के लिए 1 हो सकता है चाहे 4 हो सकता है। तो अपने पास देखिए अगर क्यू के लिए देखिए सर, क्यू के लिए कन्फर्म हो गया कि 1 है, तो अब क्यू के लिए 1 है तो आर के लिए कौन सा ऑप्शन, अब जब क्यू के लिए कौन सा आ गया, क्यू के लिए 4 हो गया तो आर के लिए 1 ही पॉसिबल है। देखिए 4 है तो 1 ही है, तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि क्यू का जो वैल्यू होगा क्यू के लिए 4th ऑप्शन सही होगा, आर के लिए 1 ऑप्शन सही। ठीक है, देखिए ऑप्शन बनाने से कितना आसानी हो गया, कोई जरूरत नहीं है अपने पास डायरेक्ट पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की। आ रहा है समझ में। फिर एस ऑप्शन देखिए, एस ऑप्शन क्या बोलता है, एस के लिए 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब यहाँ पर पी के लिए 3 ऑप्शन 3 बार है, और एक ऑप्शन पी के लिए 5th ऑप्शन पी 5 से मैच कर रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है, इसके लिए 3 के लिए 3 बार है। अब क्यू के लिए 4 है, क्यू के लिए ऑलरेडी चेक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। क्यू के लिए कन्फर्म हो गया कि 4 होगा, आर के लिए 1 हो जाएगा, है नहीं, एक कन्फर्म है। अब इसके लिए एस के लिए कितने, एस के लिए 2 आ गया, एस के लिए 5 आ गया, है नहीं, एस के लिए 2 आ गया, इसके लिए 2 टाइम्स 2 आया, और इसके लिए 5 2 टाइम्स है नहीं। तो अब इतना तो कन्फर्म हो गया कि या तो ए के लिए चेक करे चाहे एस के लिए चेक करे, तो इसमें 3 बार आ गया, तो एक ही ऑप्शन अपने को चेक करना, कौन सा ऑप्शन चेक करना, ओ आर वेक्टर डॉट एन कैप, है नहीं, OR1 वेक्टर डॉट एन कैप, इतना ही चेक करना है। अब कहेगा सर अब देखिए OR1 वेक्टर और एन कैप, ऑलरेडी हम लोग क्यू आर चेक कर चुके हैं, देखिए एन कैप भी निकाल चुके हैं, एन कैप क्या होगा 4th ऑप्शन होगा, है नहीं। देखिए यहाँ पर एन कैप कौन सा होगा 4th ऑप्शन, ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं, क्वेश्चन पढ़े नहीं है हम लोग, कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ ऑप्शंस देखे हैं। ऑप्शंस यहाँ पर इस तरह से फ्रेम ही किए जाते हैं कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। OR1 है तो OR1 के लिए क्या कीजिएगा, OR1 के लिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यही होगा, और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जिस तरह से फ्रेम किए गए ऑप्शंस के ये हो जाएंगे। तो अपने पास निकाला OR1 वेक्टर डॉट एन वेक्टर, सिंपल है, OR1 पता है, एन पता है, डॉट निकाल के चेक कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। अब ये सर पी के लिए भी चेक करना, क्यों चेक करें, 3 बार सेम ही आया है, तो कन्फर्म है कि होना चाहिए, लेकिन कन्फर्म नहीं बता रहा है, 100% श्योर नहीं बता, लेकिन कन्फर्मेशन कुछ 90% सेव कन्फर्मेशन देता है कि 3 होना चाहिए, लेकिन 100% नहीं बोल सकते सही होगा, लेकिन एटलीस्ट 6 एस को चेक कर लेते तो ऑलरेडी बन जाएगा। तो ऑप्शन जब देखिएगा तो एस के लिए जगह OR1 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके, क्या निकाले ऑप्शन के थ्रू, क्या निकालते, OR1 क्या था बताइए, OR1 क्या था, आई माइनस जे प्लस के, तो ऐसा करते OR1 लिख लेते हैं, क्या है -i माइनस जे और प्लस के, है नहीं। और उसके बाद एन कैप कितना आया था, एन कैप दिया ना क्वेश्चन में, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ना ऑप्शन के थ्रू। एन कैप कितना है 1/√6i माइनस 2√√6j 1/√6 के, है नहीं। अब OR डॉट एन कैप कैसे निकालेगा बताइए। अब पता है कि अगर ए वेक्टर आर डॉट बी वेक्टर है, ए वेक्टर A1i प्लस A2j प्लस A3 के रहे, अब B1i प्लस B2j और प्लस B3 के रहे, तो ए डॉट निकाल देते हैं, A1i कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करते हैं, फिर जे का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करते हैं, के वेक्टर का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करते हैं, और दोनों सबको सम कर देते हैं। तो सिमिलरली आई के कोफिशिएंट का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो -1/√6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जे वेक्टर है तो 2/√6 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो 1/√6 हो जाएगा, है नहीं। तो ये आ जाएगा अपने पास, क्या हो गया बताइए, 2/a क्या कीजिएगा √6 नीचे एलसीएम हो जाएगा, तो 2 क्या जाएगा 1 कैंसिल और 2 हो जाएगा, तो 2/√6 हो गया, है नहीं बताइए। और 2/√6 हो गया तो क्या लिखेगा, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इसे अंदर कीजिएगा तो 4/6, ऐसे भी लिख सकते हैं,
2 को कैसे लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, √6 है, इसको कैसे लिख सकते हैं 4/6, 2 2 जा 4 3, तो स्क्वायर रूट 2/3। तो बताइए जो ऑप्शन है ए वाला, एस नंबर का ऑप्शन, इसका वैल्यू क्या है, OR1 वेक्टर डॉट एन कैप कितना है, स्क्वायर रूट 2/3। तो कौन सा हो जाएगा, एस के लिए 5 सही हो जाएगा। आप बताइए इतना आसान से तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अपने मैचिंग टाइप क्वेश्चन में आप पहला प्रीफरेंस दीजिएगा ऑप्शन के थ्रू जाने का। आप क्वेश्चन पढ़ने बैठ गए तो बहुत ऐसा नहीं बन जाएगा, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में बना सकते हैं बताइए, सिंपली अगर बोलिएगा तो विदिन द 45 सेकंड इस क्वेश्चन को 45 सेकंड के थ्रू बना सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू। अब क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। तो बताइए अपने पास क्यू निकल गया, आर निकल गया, एस के लिए 5 आया, तो एक ही ऑप्शन बनता है, क्यू के लिए 4, आर के लिए 1, एस के लिए 5। पी के चेक करने की जरूरत है, पी के लिए चेक करने के लिए गामा क्या होगा, कोई जरूरत नहीं है, इसके गामा के पी के लिए क्या आ जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा, जो जरूरत ही नहीं है। तो आपने देखा क्वेश्चन नहीं पढ़े, डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। कैसे निकालें, जो दिया गया था ऑप्शन के लिए, पी के लिए क्या दिया, पी के लिए देखिए यहाँ पर पी के लिए 3 जो आया था, 3 ऑप्शन मैच कर रहा था पी के लिए, वो कितने बार आया था 3 टाइम्स है, तो मैं भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन क्यू के लिए चेक किया, क्यू का जब ऑप्शंस पर है तो देखिए कि पॉसिबल चॉइस फॉर एन कैप लिखा है, इसमें से एन कैप क्या दिया था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर देखा था, बस इतना ही चीज़ पर है। आई नॉर्मल वेक्टर देखा तो ऑप्शन देखिए नॉर्मल वेक्टर कब बन सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट नॉर्मल वेक्टर कब बन सकता है, जब यूनिट वेक्टर कब हो गया, जब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसमें देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या जाएगा, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, है नहीं, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या जाएगा स्क्वायर रूट 3, जो कभी यूनिट वेक्टर नहीं होगा। यूनिट वेक्टर की पॉसिबिलिटी, क्योंकि वेक्टर ग्रुप में 2 ही ऑप्शन दिए, तो ये तो संभव ही नहीं है ये वाला, तो यही होगा। ये देखिए कितने आसान तरीके से बन गए, तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने को कंसेप्ट भी सीखनी है, तो ऐसा करते हैं कंसेप्ट के थ्रू भी सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पढ़नी होगी कंसेप्ट के थ्रू सोल्व करना, तो लेट्स डू इट। ठीक है, तो करते हैं, एक पेज निकाल लिया जाए और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ठीक है, लेट आर या गामा समथिंग जो भी रहे, R belongs to real number be such that line L1 x plus 11/1 equal to y plus 21/2 equal to z plus 29/3 L2 x, दो लाइन है, ठीक है, लाइन्स दिया L1 L2, जिसमें से L1 लाइन इस तरह से, L2 लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है। लेट R1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो बोला L1 L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कौन सा, R1 है, ठीक है, इतना वो दिया है, ऑरिजिन है, ठीक है। एंड एन जो दिया तो ऑलरेडी देख चुके थे, एन क्या यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ओके। टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन्स L1 L2, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से अगर इसे कीजिएगा तो क्या कह रहा है, इसको एक दो लाइन है, L1 है, L2 है, L2 लाइन है, ये दोनों पॉइंट R1 पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो R1 लिए R1 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लाइन का इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। R1 दिया नहीं, इसे निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इतना पता है। अब इसे निकालने के साथ साथ ये भी दिया है कि L1 L2 है जो एक ही लाइन पर क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, ये भी दिया ना, देखिए। एंड क्या लिखा है, R1 इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दैट मीन्स बोथ लाइन्स आर लाइन अ प्लेन, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या को प्लेनर होंगे, है नहीं। तो एंड अब लिखा है प्लेन कंटेनिंग बोथ लाइन L1 एंड L2, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इस पर से बोला कि जो दोनों लाइन कंटेन कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, तो कहीं ना कहीं एक प्लेन पर लाई करेगा, है नहीं। L1 L2 दिया, पॉइंट R1 है नहीं, इतना दिया है। तो अपने पास बोला है कि एन कैप क्या है, ये जो प्लेन है जो दोनों लाइन को रख रहा है, इसका नॉर्मल वेक्टर है, दैट मीन्स एन कैप इसे बोला है, यहाँ तक कन्फर्म है। L1 L2 दिया हुआ है, R1 नहीं दिया, इसे फाइंड आउट करना है, एन कैप भी नहीं दिया, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो L1 L2 पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो L1 क्या दिया इक्वेशन, x + 11 पढ़िएगा, x + 11/1, फिर लिखा है y + 21/2 z + 29/3, है नहीं। फिर दिया है L2 कितना दिया देख लीजिए, x + 16/3 y + 11/2 z + 4/r, है नहीं। अब देखिए इतना दे दिया है, तो अपने पास ये आर का वैल्यू नहीं पता, लेकिन इतना पता है ये दोनों लाइन कहाँ पर लाई कर रहे हैं, बताइए ये दोनों लाइन कहाँ पर लाई कर रहे हैं, एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पर। और अपने को पता है कि जब एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं और इक्वेशन दिया रहता है तो क्या होता है, कंडीशन क्या होता है पता है। मान लीजिए कोई एक प्लेन है, प्लेन पर दो लाइन लाई कर रहे हैं और दोनों का इक्वेशन दिया है, तो इसका कंडीशन क्या होता है बता सकते हैं, क्या करते हैं, दोनों लाइन का जो होता है एक क्या डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो, है नहीं, डायरेक्शन रेशियो, ये दोनों का यूज कर सकते हैं आप। क्योंकि इसका ये जो लाइन दिया है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये जो लाइन का इक्वेशन का मतलब है कि ये जो, समझिए इस बात को, x - x1/a1 y - y1/b1 z - z1/c1, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है कहाँ से पास कर रहा है, x1/1 z1 पॉइंट से पास कर रहा है, और इसके पैरेलल एक वेक्टर है, वेक्टर क्या है a1 b1 c1 है, हाँ यानी बताइए, इतना तो पता होगा। ये लाइन का मीनिंग क्या है, ये लाइन है, एक लाइन है जो कहाँ से पास कर रहा है, x1/1 z1 पॉइंट से पास कर रहा है, और उस जो x1/1 z1 पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन ये जो लाइन का पैरेलल जो वेक्टर वो वेक्टर कौन सा, a1 b1 c1 वेक्टर, है नहीं। सिमिलरली इसमें है नहीं, तो आपको इतना तो पता हो गया कि ये दोनों वेक्टर क्या है, ए इसके पैरेलल वेक्टर है, इस लाइन में इसके पैरेलल वेक्टर 3 2 r हो जाएगा। और कहाँ से लाइन पास कर रहा है, -16 -11 और -4, है बताइए होगा कि नहीं होगा, हाँ तो ये हो जाएगा। तो अपने पास ऐसा करते हैं, पहले आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। आप कहेगा सर कैसे निकालेंगे, तो ये ऑलरेडी आप लोग को आइडिया होगा कि कैसे निकालनी है, और नहीं पता तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे निकालनी है। तो क्या कीजिएगा आप, देखिए अगर दो लाइन दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ, तो अपने को पता है एक कंडीशन है, तो इस प्रकार का कंडीशन यूज कर सकते हैं
x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। कहिएगा सर ये आया कहाँ से, अभी बता देते हैं। ये पॉइंट L1 लाइन के लिए पॉइंट कौन है, -11 हो जाएगा, है नहीं बताइए, -21 हो जाएगा, और क्या है -29 हो जाएगा, है नहीं बताइए। ठीक है, अब इसमें से देखिए ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये L2 लाइन कहाँ से पास कर रहा है, -16 से, फिर कहाँ से पास करेगा, -11 से, और कहाँ से -4 से। ये दोनों लाइन L1 इस पॉइंट से, L2 इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब ये दोनों को मिला दीजिएगा, इस पॉइंट को मिलाइएगा। ठीक है, ये दोनों इसका पैरेलल वेक्टर इसका पैरेलल वेक्टर है नहीं बताइए, इसका पैरेलल वेक्टर इसका पैरेलल वेक्टर है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसके पैरेलल है, अपने को पता है कि ये दोनों जब पैरेलल है तो इसके परपेंडिकुलर को एक वेक्टर होगा, क्योंकि ये सेम प्लेन है ना। तो दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, और दो वेक्टर को जब क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, कहाँ से है ये फार्मूला बता, ए क्रॉस बी दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक वेक्टर होगा जो कहाँ होगा, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। और जब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर इसके साथ डॉट करा देंगे, इस वेक्टर का जो कौन सा दोनों पॉइंट से पास कर रहा है एक लाइन, तो इससे डॉट करा देंगे। मान लीजिए कि ए है, ए बी है, इससे पास करा देंगे तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी से हम लोग ऑलरेडी इस फार्मूले का बनाए हैं, इसी से निकाले हैं। अब सर कैसे निकालेंगे, तो अब इतना डिटेल तो नहीं बताना चाहिए, डायरेक्ट अब इसमें से फिर आ जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाएगी, जिसको हम यूज नहीं करेंगे। तो अगर सिंपली तो पूरा हम लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट तो नहीं पढ़ सकते, तो अपने को पता है कि इस तरह के यूज कर कीजिएगा तो आपको इस तरह के फार्मूले निकल गए हैं। x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 पता है इस तरह के होते हैं। और x1 y1 क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन का पॉइंट होता है जिससे पास करता है, इस तरह से यूज करेंगे। तो अपने पास पता है कि क्या करनी है, पता है क्या कीजिएगा, अपने को पता है कि ये जो पॉइंट है दोनों लाइन कहाँ से पास कर रहे हैं, एक किससे पास कर -11 -21 और एक -29 है नहीं, यही था ना, -11 -21 और -29, और दूसरा है -16 -11 -4। तो -16 -11 -4। अब इसका यूज किया, ये वेक्टर कहाँ से पास कर रहा है, इसे L1 माना है, इसे L2 माना है, L2 कहाँ से पास कर रहा था, दिया हुआ था 3 2 R तो वेक्टर था 3 2 R, और ये कहाँ से पास कर, ये इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा है 1 2 3, तो 1 2 3। अब तो ऐसा करते हैं, पुट कर देते हैं। अब कीजिए -11 से इससे सब्ट्रैक्ट कराइए तो क्या आ जाएगा, ये x2 माइनस x1 आंसर सेम ही है। ठीक है, तो -11 -16 की कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब इसमें से कीजिएगा तो -21 और +11 तो -10 आ जाएगा, है नहीं बताइए। और उसके बाद -29 और इसमें से प्लस कीजिएगा तो -25 आ जाएगा, है नहीं। a1 b1 c1 कितना आ जाएगा बता दीजिए, एक के लिए 3 2 R है, एक के लिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 3 2 R है नहीं बताइए, एक के लिए ना 1 2 3 और 3 2 R, इसका यूज किया इक्वल टू 0। अब अपने को क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब 0 कीजिएगा तो R का वैल्यू निकल के आएगा। जब एक कीजिएगा तो करके देख लीजिए, अब यहाँ पर कर ही देते थे, यहाँ से 5 कॉमन कर सकते थे, तो जब कॉमन कीजिएगा तो इसके लिए 1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 3 2 R आ जाएगा इक्वल टू 3। अब 5 है तो 0 नहीं होगा, तो ये 0 होगा, इसके लिए कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए, 1 2 R -6 और फिर +2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो के अबाउट इसे क्या करनी है, एक्सपेंड कर दीजिए, तो 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा R -9 फिर -5 आ जाएगा, तो 2 -6 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 2R -6, इसमें कितना आ जाएगा +2R -18, अब -4 हो जाएगा तो +20 इक्वल टू 0, तो 2R 4R हो जाएगा, -24 हो जाएगा ना, -24 और प्लस तो -4 इक्वल टू 0, R इक्वल टू 4/4 आ जाएगा। तो R का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो अपने पास R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जितना तो पता हो गया कि यहाँ पर जो दिया था R अननोन थे, R के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो R के लिए कितना आ जाएगा वैल्यू, R के वैल्यू 1 आ जाएगा, तो P के लिए 3 आएगा, है नहीं। तो R का वैल्यू निकल गया अपने पास। तो R का वैल्यू जब निकाल गए 1, अब सिंपल क्वेश्चन और हो गया। अब फिर से डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए L1 है, L2 है, ये पता है कि किससे पास कर रहा है, -11 -21 और क्या है -29 है, और इससे पैरेलल वेक्टर कौन सा था 1 2 3 था, और इसके लिए क्या था, ये पॉइंट जब पास कर रहा था -16 -11 -4, उसके कहाँ से पास कर रहा था 3 2। अभी निकाला R का वैल्यू 1, है नहीं, ये निकल गया, इतना पता है। अब अपने पास निकालना क्या था, पॉसिबल चॉइस ऑफ एन वेक्टर एन कैप, दैट मीन्स ये जो लाइन है किसी ये दोनों लाइन क्या है, प्लेन पर लाई कर रहा है, इस प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसके एन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर है टू द प्लेन, है नहीं, यही बोला था ना, एन कैप डिनोट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन, है नहीं। जब ये बोला है तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब बताइए दो वेक्टर है एक प्लेन पर, एक वेक्टर कौन सा 3 2 1 है नहीं, एक वेक्टर कौन सा है, एक वेक्टर क्या है 1 2 3, यही है। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। अब एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा पता है, A क्रॉस B और A क्रॉस B डिवाइडेड बाई A क्रॉस B का मॉडुलस, है नहीं, ये पता ऑलरेडी, इतना तो पता है कि नहीं पता है। जब इतना पता है तो क्या करेंगे, तो इसी का यूज करते थे, इसी का जब यूज कीजिएगा तो A क्रॉस B निकालिए। अब क्या सर A क्रॉस B क्या होता है, तो अपने को पता है 3 2 1 है, एक वेक्टर, एक है 1 2 3 वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे बताइए, डिटर्मिनेंट लिखिए I J K लिखिए, है नहीं, फिर लिखिए 3 2 1 और 1 2 3 लिखिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए, I हो जाएगा तो 6 A -2, फिर क्या कीजिएगा, अब यहाँ बताइए क्या कीजिएगा बताइए, 6 माइनस J कीजिए तो 9 -1 और फिर क्या कीजिएगा K कीजिएगा, कितना आ जाएगा 6 -2, है नहीं। जब कीजिएगा तो 4I आ जाएगा ना, 6 -2 हो जाएगा, तो -J कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -8J, है नहीं बताइए, -8J आ जाएगा। अब फिर इसके लिए कीजिएगा 4 के
आएगा कि नहीं आएगा, 4 क्या आ जाएगा, बोलिए यही आएगा ना, ठीक है। ए आ गया, अपने पास ए वेक्टर आ गया, अपने पास क्या करना है, ए क्या है, ए क्रॉस बी है, लेकिन अपने को क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अब ऐसा करते दोनों डिवाइड करते तो एन कैप क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का मॉडुलस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब ए की जगह तो 4i माइनस 8j प्लस 4 क्या होगा, अब जब ए की जगह तो 4i प्लस माइनस 8j प्लस 4 के, अब इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। अब इससे पता है 4i माइनस 8j प्लस 4 के, जब ए की जगह तो स्क्वायर रूट के 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब जब ए की जगह तो करके देख लीजिए, तो 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन कीजिए तो i माइनस 2j प्लस क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 64, 16 प्लस 64 प्लस 16, अभी कितना आ जाएगा 32, तो 96 आ जाएगा ना, 32 96 आ जाएगा, तो 4i माइनस 2j प्लस के है नहीं, बताइए यही होगा ना। तो 96 आ जाएगा, तो क्या लिखिएगा 96 को 16 इंटू 6 लिख सकते हैं 4। अब 16 का स्क्वायर रूट कर लीजिए, 16 का स्क्वायर रूट कीजिएगा क्या आ जाएगा 4 इंटू i माइनस 2j प्लस के डिवाइडेड बाई 4, आएगा कि नहीं आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो 4 आएगा तो स्क्वायर रूट 6, 4 4 कैंसिल, तो अपने पास जो नॉर्मल वेक्टर हो गया क्या आ गया, देख लीजिए आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और प्लस के वेक्टर डिवाइड स्क्वायर रूट 6, यही आया था ना। तो पॉसिबल यूनिट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, 1 बाई स्क्वायर रूट 6 i माइनस 2 y स्क्वायर रूट 6 प्लस 1 बाई रूट 6 के। तो ये अपने पास एन आ गया, अपने पास क्या निकाला ओ आर वन वेक्टर निकाला। अब ओ आर वन क्या है, R1 पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 है, तो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ए है और ए है, अब 2 लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन की इक्वेशन भी पता है, अब 2 लाइन की इक्वेशन पता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो वेरी सिंपल। अब कहेगा सर कैसे सिंपल है, तो अब ऐसा करते हैं, अपने पास लाइन का वैल्यू पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, तो x1 प्लस 11 है, अब आई कितना था 3 1 था ना, यही था ना 1 था, तो इसी में से ऐसा करते हैं, इसका भी सोल्व कर देखिए, मेथड से जा रहे हैं तो कितना लंबा हो रहा है, आपको इतने सारे मेथड यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व ट्रिक ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा। आप ऑप्शन के थ्रू जाते तो आपके लिए बेहद ही आसान और अचूक दवा है, आप उस ऑप्शन के थ्रू आप बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अपने को सोल्व करना, तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो निकालने का तरीका देख लीजिए। तो एक है अपने पास पता है, एक का इक्वेशन 11/1 है, y प्लस 21/2 है, z प्लस 29/3 है, तो इसके लिए ये पता है, इसके लिए कौन सा x प्लस 11/3 है, y प्लस 11/2 है, z प्लस 4/2 है, r है, r का वैल्यू निकाल चुके हैं 1 है, नहीं पता ऑलरेडी, मतलब समझिए लाइन और प्लेन का लगभग कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो गया है, बेसिक्स फंडामेंटल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पता है, तो अपने पास क्या करते हैं, एक को टी मान लेते हैं, यार मान लेते टी मान लीजिए। तो जब इसे कीजिए तो एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, जब देखिए 2 लाइन के इक्वेशन दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मेथड देख लीजिए। तो x प्लस 11/1 इक्वल टू y प्लस 21/2 प्लस z प्लस 29/3 है, ऐसे इक्वल टू समथिंग कुछ मान लीजिए, ऐसा इसके इक्वल टू भी मान सकते हैं। तो मैं इसके इक्वल टू टी मान लिए, तब क्या कीजिएगा, इससे अपना x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा t-11 है नहीं, t-11 आएगा, फिर जब t-11 आएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 2t-21 और z बराबर क्या जाएगा 3t माइनस 29 है नहीं, ये आएगा। अब ऐसा करते हैं, ये जो वैल्यू एक्स वाई जेड का इसमें पुट कर देते हैं, इससे टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा, है नहीं, तो यही करते हैं, एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो t-11 है नहीं, ये 16 है, ठीक है, एक्स प्लस 16 है L2 लाइन के लिए और जेड प्लस, ठीक है, t-11 अब प्लस 16 एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, फिर वाई का वैल्यू पुट किया 2t माइनस 21 प्लस 11 अब आई 2, जेड का वैल्यू 3t माइनस 29 प्लस 4/1 है नहीं, इतना कर लिया। अब जब इतना कर लिया तब क्या कीजिएगा, t माइनस पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा प्लस 5/3, फिर इसमें से पुट कर दिया तो 2t माइनस 10/2 है नहीं, फिर इसमें से 3t माइनस 25/1 हो गया इतना। तो ये दोनों को किसी एक को सोल्व कर लीजिए, किसी को सोल्व कर लेते सोल्व कर लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 3 किसी एक को लीजिए, टी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है, तो 1 2 है, तो 1 2 है तो कैसे इसको सोल्व 2t और प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 30। अब ऐसा करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, जब इसको इधर ले जाएगी तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 2t और 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा 40, मतलब 40 होगा कि नहीं होगा, इसमें 40 सही है ना, t-5 11 माइनस 10, ठीक है हाँ ठीक है, तो 6 माइनस 30 ठीक है 40, टी बराबर कितना आ जाएगा 10, जब टी बराबर 10 आ गया तो पुट कर दीजिए, टी बराबर 10 आ गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 11 तो माइनस 1 आ जाएगा, बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2t माइनस 21 है, तो 20 माइनस 21 कितना आ जाएगा बताइए, इसमें माइनस 1 आ जाएगा, जेड बराबर 30 माइनस 29 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अपने पास एक्स वाई जेड दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट मीन्स R1 का वैल्यू कितना एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा -1 है नहीं, बताइए। तो R1 निकल गया, ये निकल गया, अपने को निकालना क्या है बताइए, OR1 वेक्टर निकालना, क्या निकालना OR1 वेक्टर। तो OR1 वेक्टर कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि O क्या ऑरिजिन है, R1 पॉइंट पर मालूम है -1 और 1 है नहीं, अब O क्या ऑरिजिन है, वो ऑरिजिन है ना, तो OR1 वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए, पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 हमारे एक्चुअली पोजीशन ए क्या है, एक वेक्टर ही है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 है, तो पोजीशन वेक्टर R1 क्या हो जाएगा -1 है तो माइनस आई माइनस जे प्लस के है नहीं, बताइए इसको इस रूप में लिख सकते हो, OR1 वेक्टर की पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 है, तो सिंपली ये लिख सकते हो -i1 माइनस आई माइनस जे प्लस के, यही हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आ जाएगा है नहीं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इतना पता हो गया, पी के लिए कौन सा ऑप्शन आया था, पी के लिए 3 ऑप्शन आया था, क्यू के लिए कौन सा ऑप्शन आया था 5, क्यू के लिए कौन सा ऑप्शन आया था 4th नंबर ऑप्शन आया था, आर के लिए कौन सा ऑप्शन आया, आर के लिए फर्स्ट ऑप्शन है, एस के लिए कौन सा ऑप्शन है, एस के लिए 5th ऑप्शन ऑलरेडी हम लोग सोल्व कर चुके हैं, क्योंकि
QR मालूम रहे तो एस निकाल चुके हैं, तो इसलिए हम अलग से निकालने वाले नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन के एनालिसिस से आप क्या सीख पाएँ, तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन कभी भी रहे तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, पहले ऑप्शंस को देखिएगा, क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने मत बैठ जाइएगा क्या आएगा मुझे तो सब पता है, नहीं, कुछ अपना दिमाग भी यूज़ कीजिएगा। देखिए इसमें आपको सोल्यूशन करनी ही पड़ेगी, नहीं कीजिएगा तो फिर आंसर डायरेक्ट नहीं आ सकते, या तो ऑप्शन के थ्रू जाइए, तो ऑप्शन के थ्रू जाए तो डायरेक्ट यहाँ से कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। थियोरेटिकल पार्ट आप सब जानते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने का ईगो अलग कीजिए, पूरे नॉलेज को थोड़ा अपना दिमाग यूज़ कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो ठीक है, तो थैंक यू।